हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। तो आज नई शुरुआत, इतिहास के स्रोत, राजस्थान का जो इतिहास है उसके क्या क्या स्रोत हैं जहाँ से हमें राजस्थान की हिस्ट्री पता चलती है, तो ये टॉपिक है। वैसे हमने प्रयास किया है कि एक वीडियो भी इसके लिए तैयार किया था, जो नोट्स वगैरह प्रोवाइड भी करवाए थे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ छूट रही हैं, अब उन नोट्स में हमें ऐड करनी है, वो यहाँ मिलेगी आपको, जो सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ जितने प्रश्न हैं, 40 प्रश्न इस टॉपिक के हम हल करने वाले हैं, और इन 40 प्रश्नों में वो प्रश्न शामिल किए गए हैं जो रिसेंट ईयर में एग्जाम में आए हुए हैं। तो 40 प्रश्नों को जब भी आप कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर 10 से 15 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो वहाँ आपको ऐड करने हैं, नोट्स में ऐड करने हैं, और उनको आगे आने वाले समय में भी आपको याद रखना है। तो शुरुआत करनी चाहिए, बिना फालतू टाइम खर्च करने के बजाय ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न था अपना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान लाने ले जाने का अनुमति पत्र क्या कहलाता था। तो जैसे आप हैं जो कहीं मतलब कहीं से बाहर आए हैं और बाहर से आए हैं, कहीं प्रवेश कर रहे हैं, तो प्रवेश करने को क्या कहते हैं, दस्तक देना। इसीलिए वो जो अनुमति पत्र है उसका नाम भी उस समय क्या रखा था, दस्तक रखा था। ये ध्यान रखना है। कोई भी आप अभी जैसे उसको क्या कहते हैं, अपने ऐसे बिल्टी कटवा के लाए, या ऐसे कुछ रसीद, या ऐसा ही शब्द आजकल यूज होता है, तो यहाँ पर जो है वो क्या है, दस्तक। याद रह जाएगा। अगर नहीं था तो परवाना का मतलब वही हो गया कि संदेश है ना। निशान का मतलब प्रतीक हो गया, और सनद का मतलब कोई किसी प्रकार की याद है, मतलब इस बात का ध्यान रखना, कोई शर्त वगैरह है। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है इसका आंसर हो गया दस्तक। और दूसरा क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चूंकि राजस्थान में बहुत ज्यादा तो इसका प्रभाव नहीं है, फिर भी अब प्रश्न आ गया है तो थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में, तो ये सही बात है। अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि, प्राकृत ब्राह्मी लिपि दोनों सही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों सही है। तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। एग्जाम में आपके राजस्थान जीके में ये पूछा नहीं जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन है, शिलालेख, प्रशस्ति और उनके वर्ष का जोड़ा कौन सा सही नहीं है। ये है महत्वपूर्ण बात कि नहीं है, जो सही नहीं है उसका पता लगाना है। तो रशिया की छतरी का लेख अभी हम बात कर चुके हैं, चित्तौड़ का है, 1274 का है, सही है ये। गंभीरी नदी के पुल का लेख 1267, ये बिल्कुल सही है। कीरवा का शिलालेख 1273, ये 1273 74 75 के आसपास के हैं, उनके बारे में ये प्रश्न है, तो आपको ये चीज़ है जो ध्यान रखनी है। और ऋषि श्रृंगी शिलालेख 1528 लिख दिया है, दिमाग लगाया बहुत। ये कब का है, 1428 का है। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि महाराणा मोकल के समय जो ऋषि श्रृंगी शिलालेख है उसकी स्थापना हुई थी, और उसके लिए जो वर्ष आएगा वो कौन सा आएगा, 1488। तो यहाँ पर हमें जोड़ा सही नहीं है उसका पता लगाना था, तो सही उत्तर क्या हो गया, 4। ऑप्शन नंबर 4 है जो इसका सही उत्तर। और नेक्स्ट है, अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य देता है। तो बरनाला जो अभिलेख है, यहाँ जो ऑप्शन है उनमें बरनाला अभिलेख है, उसका संबंध है वो वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति से संबंधित है। और बाकी हमने ये पढ़ रखा है गोसुंडी की शिलालेख के बारे में, वो भी आगे पढ़ेंगे। वो है जो पहली बार है इसके बारे में बताता है। बाकी बरनाला लेक के बारे में आपको पता है कि बरनाला है वो कहाँ है, ऐसा आ जाए तो जयपुर में है। और कब का है, तो तीसरी सदी का है। तीसरी सदी का मतलब इसका वर्ष आप अगर कहीं पढ़ते हैं 278 ईस्वी पढ़ते हैं, तो इसको 278 ईस्वी को है जो हम तीसरी सदी भी कह सकते हैं। गोसुंडी अभिलेख है वो दूसरी सदी ईसा पूर्व है, वो आपको ध्यान रखना है। आगे है, इक्तीसंदा रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था। तो इक्तीसंदा का संबंध है जो किससे है, हमने नोट्स में भी देखा था, और यहाँ पर भी हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो यहाँ जो सही उत्तर है इक्तीसंदा के लिए वो है कुचामन। तो याद रखना है, कुचामन का संबंध है वो इक्तीसंदा रुपये से है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है। तो मानमोरी का जो अभिलेख है 7वीं सदी का, और मानमोरी का जो अभिलेख है वो हमें बताता है कि चित्तौड़ का जो प्रारंभिक जो इतिहास रहा है वो कब का रहा है। तो यहाँ जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है। इसी के बारे में हमने हिस्ट्री वाले वीडियो में बात भी की थी कि इस शिलालेख को जो वो अपने क्या नाम है, कर्नल जेम्स टोड है जो समुद्र में फेंक देते हैं। आगे है, कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है। मंडोर के प्रतिहारों की जानकारी किससे मिलती है हमें, तो घटियाला अभिलेख से मिलती है। यहाँ जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, घटियाला अभिलेख। और मंडोर का मतलब आपको समझना आया, मारवाड़ से। आगे हैं,
8वां प्रश्न है, राजस्थान में नलियासर, बेराट और नगरी से प्राप्त सिक्के किन राजाओं से संबंधित थे? तो काफी सारे यूनानी शासकों के सिक्के हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ जो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यूनानी। बेराट से आपको पता होगा मिनंडर के सिक्के मिले थे, नगरी से भी मिले हैं और नलियासर से भी मिले हैं। कौन सा शिलालेख है जिससे ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था? विग्रहराज चतुर्थ हम पढ़ के आए, बिसलदेव के नाम से भी जिनको जाना जाता है। और बिजोलिया शिलालेख में जो विग्रहराज चतुर्थ के बारे में लिखा हुआ है कि उन्होंने क्या किया था, दिल्ली को अपने अधीन किया था। इसके अलावा जो सांबर झील का निर्माता बता रखा वासुदेव को, और जो चौहान सम्राट हैं उनको वत्स गोत्रीय, ये भी इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है। वत्स गोत्रीय क्या बता रखा, ब्राह्मण बता रखा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और साम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया इम्प्रेस लिखा होता था, और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था? तो हमने अभी तक जो केवल विक्टोरिया इम्प्रेस पढ़ा था, अब और पता चल गया कि नागरी और उर्दू में एक साइड में गंगा सिंह जिंदाबाद भी लिखा हुआ था। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये गंगा सिंह ने चलाया था 1893 में। और इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, अभी ऑप्शन किधर हैं, ऑप्शन देखते हैं 10वें के। ऑप्शन होगा बीकानेर। तो पहला ही ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बीकानेर। आगे हैं, किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? बेराट से जो सिक्के प्राप्त हुए उनके बारे में पूछा गया है। इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं। और नेक्स्ट है, दो अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मौर्य का संबंध राजस्थान से था। तो मौर्य जो वंश है उनका संबंध राजस्थान से था, ये बात हमें कौन से अभिलेख बताते हैं? तो मौर्य शासक धवल के बारे में कणस्वा में लिखा हुआ है, और मान मौर्य के बारे में मान मौर्य में लिखा हुआ। तो ये जो पहला ऑप्शन है वही इसका सही उत्तर है। ये दोनों हमने पढ़े भी थे। कणस्वा में हमने पढ़ा था धवल का नाम, राजा धवल मौर्य का नाम आता है, और मान मौर्य में मान मौर्य का नाम आता है। आगे हैं, बिजोलिया अभिलेख, नेमिनाथ अभिलेख, गोसुंडी अभिलेख, बुचकला अभिलेख का आरोही क्रम में सही कालानुक्रम बताना है। तो हम जानते हैं कि दूसरी सदी ईसा पूर्व का कौन सा है, गोसुंडी है। तो वही सबसे पहले आएगा। आरोही का मतलब हो गया छोटा पहले, यानी पुराना पहले आएगा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है अपने पास, जो यहाँ सबसे पहले गोसुंडी अभिलेख लिखा हुआ, क्योंकि बुचकुला वाला है जो, तो ये नहीं होगा, नेमिनाथ वाला नहीं होगा, यानी पहला ऑप्शन नहीं हो सकता और तीसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हमें देखना है कि बाकी जैसे हैं, बुचकला हम जानते हैं 9वीं सदी का है। बिजोलिया अभिलेख के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है कि बिजोलिया अभिलेख है वो कौन सी सदी का है, 12वीं सदी का है। और बुचकुला के बारे में है पता है कि वो 9वीं सदी का है। और नेमिनाथ अभिलेख के बारे में हम जानते हैं कि 13वीं सदी का। 1230 का मतलब हो गया 13वीं सदी। तो ये दूसरी सदी ईसा पूर्व है, इसका मतलब क्या हो गया, पूर्व है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये पहला है, मुश्किला दूसरा है, बिजोलिया तीसरा है, और नेमिनाथ अभिलेख चौथा है। लास्ट वाला ऑप्शन भी है, और उसमें जो नेमिनाथ अभिलेख को पहले दे रखा है, बिजोलिया को बाद में दे रखा है, जबकि ये है 1230 का, और ये हम पढ़ के आए हैं अभी 1170 का। तो इसका मतलब हो गया ये नाम पहले आना चाहिए था, और ये नाम पहले इस ऑप्शन में आ रहा है, मतलब सेकंड ऑप्शन में आ रहा है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना आपको। नेक्स्ट है, आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? तो शुभ चंद्र के द्वारा आबू का जो अभिलेख है वो लिखा गया था। ये भी 13वीं सदी का है, और अचलेश्वर महादेव जी का जो मंदिर है उसके पास एक मठ है, वहाँ की चौपाल की दीवार में लगा हुआ है। वेद शर्मा ने इसकी रचना की थी, और उत्कीर्ण करता है वो कर्म सिंह था। तो इतनी बहुत ज्यादा बातें आपको ध्यान नहीं रखनी है। शुभ चंद्र का नाम आपको ध्यान रखना है, किससे संबंध है इसका, आबू के अभिलेख से संबंध है। और आबू का जो अचलेश्वर लेख है वो कब का है, तो 1285, यानी परीक्षा में दो तरीके से आ सकता है, 1285 भी आ सकता है, या फिर इसको कौन सी सदी कह सकते हैं, 13वीं सदी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है, किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? बहुत ही सरल, सिंपल और बढ़िया शानदार प्रश्न है। बेराट के संबंध में ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत अच्छे से मैंने याद भी करवाया था ये। तो इसका जो सही उत्तर है आपके सही हुआ होगा जरूरी। नेक्स्ट है, राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख किस जिले में है? भाषा कौन सी है, फारसी है, और फारसी भाषा है तो अजमेर सही होगा। जो प्राचीन शिलालेख है फारसी भाषा का वो कहाँ मिला है, अजमेर में। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अजमेर में हम जानते हैं कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया था संस्कृत पाठशाला को, तो लगभग 1200 के लगभग वो हुआ था, मतलब 1100 और 92 में पृथ्वीराज चौहान आ रहे थे, उसके बाद जो परिस्थितियां बनी थी उससे रिलेटेड ये है। मुद्रा और राज्य का कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है?
तो यहाँ देख सकते हैं लक्ष्मण शाही है, बांसवाड़ा सही है। पिंसोपक चौहानों से संबंधित है। विजय शाही बीकानेर का नहीं है। विजय शाही कहाँ का है? जोधपुर का, भी हम पढ़ के आए हैं। तो यहाँ है जो ये सुमेलित नहीं है। और आज विजय सिंह के बारे में हमने पढ़ा भी था, जयप्पा की हत्या कर देने के कारण फिर लफड़ा हो जाता है, वो सारी चीजें। और डोडिया जैसलमेर का है। डोडिया एक राजपूत वंश है, इस कारण से वहाँ का फेमस है। गधिया सिक्के किस राज्य से संबंधित थे? ये भी हम पढ़ के आए हैं। मेवाड़ में जो सिक्के थे, मेवाड़ में जो सिक्के चलते थे, मेवाड़ और मारवाड़ में गधिया फदिया कहलाते थे, और केवल गधिया नाम आ जाता है तो मेवाड़। प्रतापगढ़ शिलालेख किस राजवंश के शासकों की नामावली और जो उपलब्धियां हैं उनका वर्णन बताता है? तो जो प्रतापगढ़ का जो शिलालेख है वो प्रतिहार शासकों से संबंध रखता है, यानी इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। 946 ईस्वी का है, ये आपको याद रखना है। सारणेश्वर प्रशस्ति का संबंध किस जिले से है? यानी सारणेश्वर प्रशस्ति है वो कहाँ पर स्थित है? तो सारणेश्वर जानते हैं, उदयपुर में एक बहुत प्रसिद्ध जगह है, और इसका मतलब हो गया कि इसका संबंध किससे है? उदयपुर से है। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 21 की, जहाँ पूछा गया है शिलालेख और शासकों का निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें जैसे गोसुंडी शिलालेख है, तो युग्म सही है सरुतात, हमने नहीं पढ़ा था, अब आप नोट्स में ऐड कर लेना। वहां जब शासक की बात आएगी तो सरुतात नामक शासक है। अरसनाथ के मंदिर की प्रशस्ति विग्रहराज द्वितीय से संबंधित है। घटियाला का जो शिलालेख है कक्कू प्रतिहार से संबंधित है। राज प्रशस्ति है जो केलहन देव से संबंधित नहीं है। राज प्रशस्ति के बारे में तो आप जो इतना जानते हैं, मतलब कि भयंकर लेवल पर, वो कलहन देव से संबंधित नहीं है, राज सिंह से संबंधित है। निम्न में से किस लेख में वागड़ के परमारों की धनिक से लेकर मंडलिक तक की वंशावली दी गई है और पाणाहेड़ा का नाम इसमें पांचुला खेटक दिया गया है? तो 22वां प्रश्न है वो पाणाहेड़ा लेख के बारे में बात कर रहा है, नाम में प्रश्न में भी आ रहा है नाम, तो इसका तो उत्तर है जो आराम से सही कर लिया होगा आपने। नाम ध्यान रखना, पाणाहेड़ा का नाम उसमें लिखा हुआ पांचुला खेटक। सुंदा पर्वत अभिलेख के संबंध में असत्य कथन बताइए। तो इसमें लिखा हुआ है 1362 के बजाय ये कब का है? 1262 का है, बस यही इसमें गलत कथन है। बाकी प्रशस्तिकार है जो जयमंगलाचार्य सही है, और चाचिक देव चौहान की जानकारी मिलती है। समर सिंह ने जालौर में गढ़ का निर्माण करवाया और समरपुर की स्थापना की, इसकी बात भी सही है। उत्तराड़ा का लेख मेवाड़ के किस महाराणा के समय का है? तो कुंभा के समय का है, 1433 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है पहला ही ऑप्शन, कुंभा। और कब का है ये अगर आप याद रखना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं, तो आपको नोट करना चाहिए जो उत्तराड़ा का जो अभिलेख है 1433। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के बारे में असत्य कथन बताना है, असत्य बताना है। तो इसमें हम बात करते हैं, जैसे पहला है पॉइंट, कुंभा के वर्णन में उल्लिखित है कि ये मांडवीपुर से हनुमान जी की मूर्ति लाया था। तो हिंदू देवी देवताओं का अगर अजायब घर आप बना रहे हो तो मूर्ति तो लाओगे, यहाँ तो पहला ऑप्शन है वो सही है। महाराणा मोकल के समय का है, महाराणा मोकल के समय का नहीं है, अभी तो उधर लिखा हुआ कुंभा के समय का है, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत दे रखा है, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। मालवा गुजरात की सम्मिलित सेनाओं को हराने का वर्णन मिलता है, बिल्कुल हमने पढ़ा था बदनौर में। पहले तो वो संधि करते हैं, संधि करने के बाद युद्ध होता है तो उनको बदनौर में हरा दिया जाता है, चंपानेर की संधि करते हैं 1456 में। अंत की पंक्तियों में प्रशस्तिकार महेश भट्ट का वर्णन मिलता है, प्रशस्तिकार का नाम महेश भट्ट है, इसका मतलब ये बात भी सही है। और आगे बात करते हैं, किस शिलालेख में राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है? तो कुंभलगढ़ का जो शिलालेख है उसमें कहा गया है। एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न, और आपको पक्का याद होगा, निश्चित रूप से ये सही हुआ होगा। आगे हैं, धाबाई पीर का दरगाह का लेख 1325 किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो धाबाई पीर का संबंध है वो किससे है? चित्तौड़गढ़ से है। पहला ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा, याद रखना पक्का। फारसी भाषा के लेख और उनके जिलों का निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? काफी सारे अपने यहाँ जो इस तरह के विलेख भी हैं जो मिलते हैं, तो हम बात करते हैं, जैसे शाहजहानी मस्जिद अजमेर सही है, बरबंद भरतपुर सही है, बड़ी खाटू नागौर सही है, खाटू श्याम अलग है, यहाँ बड़ी खाटू है तो ध्यान रखना है। कनाती मस्जिद का लेख है वो जालौर से संबंध नहीं रखता है। ये जो चौथा ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। जालौर के बजाय नागौर में है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, तो यहाँ पर जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो गलत दे रखा है। कनाती मस्जिद ध्यान रखना है कहाँ का है? नागौर का है, और नागौर का है राजस्थान में। कब का है? तो बहुत लेट है, 1642 का है।
आगे बात कर रहे हैं मालवगढ़ के सर्वाधिक सिक्के राजस्थान के किस भाग में मिले हैं। तो मालवगढ़ का मतलब क्या है वो थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। मालवगढ़ का मतलब हो गया पूर्वी राजस्थान। यहाँ जो पहला ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। और नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान से 6000 तांबे के सिक्के मिले हैं। माना जाता है कि इस स्थान पर मालवगढ़ की टकसाल रही होगी। टकसाल का मतलब आपको समझना, जहाँ पर सिक्के बनते हैं वो फैक्ट्री एक तरीके से। तो नगर टोंक में है, जगह नाम क्या है, नगर। आधुनिक भारत का टाटा नगर जिसको कहा जाता है। और आगे बात कर रहे हैं हम 31वां प्रश्न, यानी 10 प्रश्न अपने पास और हैं। गंगाशाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे। तो गंगाशाही गंगा सिंह के नाम पे हैं, तो बीकानेर फेमस हो गया इसके लिए। तो जो पत्र राजा द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को भेजे जाते थे उनको क्या कहा जाता था, परवाना। क्या कहते थे, परवाना। आगे है राज प्रशस्ति के रचयिता। राज प्रशस्ति के रचयिता हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रणछोड़ भट्ट के बारे में। अमर काव्य वंशावली भी इन्होंने लिखा था। दोनों बातें हैं जो याद रखनी है। व्यास भी हमने पढ़ा था। और आगे है, बिजोलिया शिलालेख किस वर्ष का है। तो एकदम ज्यादा ही सरल प्रश्न हो गया ये, 1170। जेम्स प्रिंसेप द्वारा पंचमार्क सिक्कों को आहत मुद्रा नाम कब दिया गया। जब भी अलग अलग जो विद्वान होते हैं तो अपनी पुस्तकों में उनके बारे में बात करते हैं, और बात क्या करते हैं फिर वो ऐसे चल जाता है। 1835 में पब्लिश हुई थी इनकी पुस्तक, जब भी ये नाम आया था आहत मुद्रा का। और आहत मुद्रा या पंचमार्क का मतलब आपको ऐसे समझना, जैसे ये सिक्का बना दिया, अब राजा का जैसे वहां पर कोई नाम लिखना है या कुछ, तो उसकी एक मतलब लोहे की वो बना लेते थे, सील बना लेते थे, और उसको है जो जोर से यहाँ रख के और उसके ऊपर हथौड़ा पटक देते थे, तो राजा का नाम है जो यहाँ छप जाता था। जैसे इस तरह से उल्टा लिखवा लिया गंगा सिंह, और उसको यहाँ ऊपर रख के और उसके ऊपर हथौड़ा मारा, तो उसको पंच मार के आहत। आहत का मतलब चोट पहुंचाना एक तरीके से। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हैं, कर्नल टोड के अनुसार जयपुर के किस शासक ने अपनी प्रेमिका रस कपूर के नाम के सिक्के भी बनवाए थे। तो ये भी हमने आज पढ़ा था। और इसमें जो पढ़ा था जगत सिंह द्वितीय के बारे में हम बात कर रहे थे, नाहरगढ़ में बंद भी करवा दिया था बाद में उसको, वही है जगत सिंह द्वितीय। और जगत सिंह द्वितीय अपने मेवाड़ के शासक भी हैं, वो नहीं है। यहाँ पर जो शासक हैं वो कहाँ का है, जयपुर का है। अर्थुणा के शिव मंदिर की प्रशस्ति में किस रियासत के शासकों का अच्छा वर्णन दिया गया है। और वागड़ के परमार शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, अर्थुणा का शिव मंदिर है उसमें। तो यहाँ जो सही है वो हो जाएगा चौथा ऑप्शन। जालोर का लेख जो जालोर दुर्ग के तोप खाने की इमारत की उत्तरी दीवार में लगा हुआ है, किस वर्ष का है, 1118 का है। याद रखना है 1118 जालोर का लेख। चित्तौड़गढ़ का कुमारपाल का शिलालेख किस वर्ष का है, 1150 का। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा 1150 है वो दूसरा ऑप्शन। और लास्ट प्रश्न है अपना, चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित किस नाटक को 2.5 दिन के झोपड़े की दीवारों पर लिखा गया है। तो ये हम अपने टेस्ट में भी शामिल था और काफी बार हमने इस पर चर्चा की है, हरिकेली। भाषा कौन सी है, तो संस्कृत है। और कहाँ लिखा हुआ है, तो पहले संस्कृत पाठशाला थी, और वो जो संस्कृत पाठशाला थी उसकी दीवारों पर इसके जो श्लोक हैं वो लिखे गए हैं। बाद में उस संस्कृत पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा कर क्या बना दिया था, एक मस्जिद में बदला दिया था, जिसका नाम क्या है, 2.5 दिन का झोपड़ा। तो इस तरह से अपने जो आज पहला टॉपिक हमने देखा है राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत, तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। और कुछ 8, 10, 15 जो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है उनको याद रखना है। सारे जितने शिलालेख हैं उनके सन वगैरह याद होना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है उनके 8, 10, 15 के आपको याद रखने हैं। ओके, धन्यवाद।